हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट पेपर नंबर सेकंड देने वाले हों और उसमें भी किसका एसएसटी का पेपर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की बुक्स में जो भी इम्पोर्टेंट दिया गया है एक एक चैप्टर वाइज उसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को एक बार एंड तक ज़रूर देखें और फिर आप ये पेपर उठा के देखें पिछले साल के और चेक करें कि आपको इस वीडियो से क्या समझ में आ रहा है। तो आप एक बार इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि एसएसटी का पेपर बहुत टफ आता है। आपको क्वेश्चन ओनली सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम 6 क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट है पहले हम वो पढ़ेंगे, फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैप समझना थोड़ा ज़रूरी है, तो आपको मैप देख लें। तो चलिए देखते हैं मैप को देखने के बाद फिर हम उसके बाद में पढ़ेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट जो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या है, हमारा अफ़गानिस्तान है और ये क्या है, पाकिस्तान है और इंडिया है। तो अब देख लेते हैं हम अफ़गानिस्तान में। आपको दिख रहा होगा इधर क्या, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ। ये क्या है, हमारी किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं। ये कहाँ पड़ती हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में। ये क्या है, ये हमारी सिंधु नदी है और ये क्या है, सिंधु नदी तंत्र यानी कि सिंधु की सहायक नदी है। अब हम देखते हैं ये क्या है, हमारी गंगा नदी है और ये क्या है, सोन नदी है। और इधर पूर्वोत्तर में आपको दिख रहा होगा गारो पहाड़ियाँ। ये कहाँ, मेघालय में पाई जाती हैं गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ। ये आपको दिख रहा होगा क्या, विंध्याचल पर्वत, और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से आपको ये क्या, नर्मदा नदी दिख रही होगी। तो आपको जितना बता रहे हैं आपको बस वो ध्यान में रखना है। अब हम नीचे देखते हैं तो क्या है, हमारा ये पश्चिमी घाट है और ये क्या है, हमारा पूर्वी घाट है, यानी कि ये समुद्र के तटवर्ती किनारे हैं। ये क्या, हमारा हिंद महासागर है इधर। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं जो भी इस बुक में यानी कि 6 क्लास की हिस्ट्री की बुक के फर्स्ट चैप्टर में इम्पोर्टेंट है, हम वो सारा पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अब। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व लोगों ने सबसे पहले गेहूं जौ जैसी फसलों को उपजाया तथा भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया। तो सबसे पहले लोगों ने कहाँ पर रहना स्टार्ट किया था 8000 वर्ष पूर्व, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में क्या किया था, फसलों को उपजाया था और क्या, भेड़ बकरी और गाय जैसे जानवरों को पालतू बनाया था। तो एक किस जगह पर, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। और आपको पता चल गया होगा सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ ऐसे स्थान थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। तो उत्तर पूर्व में आप देख चुके हैं मैप में क्या, गारो पहाड़ियाँ पड़ती हैं और मध्य भारत में क्या पड़ती हैं, विंध्य पहाड़ियाँ। तो उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ ऐसे स्थान थे जहाँ किसका विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गारो पहाड़ियों तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में सबसे पहले किसका विकास हुआ, तो कृषि का। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी उस बुक में था वो सारा इसमें डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विंध्याचल पर्वत के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो विंध्याचल पर्वत आप देख चुके हैं, तो विंध्याचल के उत्तर में सबसे पहले क्या उपजाया गया, चावल। तो ये पूछा जा सकता है कि चावल सबसे पहले कहाँ उपजाया गया, तो विंध्याचल पर्वत के उत्तर में। अगला देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विंध्याचल पर्वत के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया। नेक्स्ट क्या है, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व कुछ आरंभिक नगरों का विकास हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस 4700 वर्ष पूर्व किस नदी के किनारे नगरों का विकास हुआ, तो सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको हल्के में मत लेना, एक बार प्रीवियस ईयर पेपर उठा के जरूर देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र के तटवर्ती इलाकों में 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। तो गंगा और उसकी सहायक नदी तथा समुद्र के तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कब हुआ, तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में क्या कहलाता था, मगध, और वर्तमान में हम उसे क्या जानते हैं, बिहार के नाम से जाना जाता है। तो गंगा और उसकी सहायक नदी आप देख चुके हैं मैप में, सोन और उसके आसपास वाले क्षेत्र को क्या कहा गया था उस टाइम पे, मगध, और वर्तमान में क्या कहा जाता है, बिहार। और मगध क्या था, एक विशाल राज्य था, यानी कि सबसे बड़ा राज्य था उस टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो इंडिया शब्द किससे निकला है, इंडस से निकला है, तो संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु।
अगला पॉइंट क्या है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा और इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से इंडिया में कौन आए थे, तो ईरानी और यूनानी आए थे, और ईरानी और यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा था, तो हिंदोस अथवा इंदोस कहा था, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को क्या कहा था, इंडिया कहा था। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, भरत नाम का प्रयोग। तो भरत नाम का इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करे होंगे तो आपको पता होगा। तो भरत नाम का प्रयोग के बारे में देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। तो भरत नाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे उनके एक समूह यानी कि कबीले टाइप में रहते थे वो लोग, तो उनके लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद से मिलता है। इसके बाद इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि इस भरत नामक शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है सबसे पहले, तो ऋग्वेद में। और ऋग्वेद कितने वर्ष पुरानी बुक है, तो 3500 यानी कि 3500 वर्ष पुरानी बुक है। नेक्स्ट देखते हैं हम पांडुलिपि के बारे में। तो पांडुलिपि किसे कहते हैं, हाथ से लिखी पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। तो जो बुकें यहाँ हाथ से लिखी जाती थी उनको उस टाइम पे क्या पांडुलिपि, आज भी क्या बोला जाता है, पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए किस शब्द का यूज होता है, तो मैन्युस्क्रिप्ट का, जो कि लैटिन भाषा की मेनू शब्द से निकला है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पांडुलिपि ताड़पत्रों तथा भोज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो ये पॉइंट्स, इस पॉइंट से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है कि पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी, तो ताड़पत्रों तथा भोज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या, प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो उस टाइम पे जो आम जनता थी वो किसका यूज करती थी, प्राकृत भाषा का, और जो भी ग्रंथ लिखे जाते थे वो मोस्टली संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं अभिलेखों के बारे में। तो ये अब अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर उठाए होंगे, करे होंगे, तो आपको एक एक पॉइंट पता चल रहा होगा इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो अभिलेखों के बारे में देखते हैं, अभिलेख क्या है, अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। तो जो पत्थर पे आपने देखा होगा कहीं कहीं पत्थरों पे कुछ लिखा होता है, जैसे मंदिरों में या कोई भी स्मारक में आप जाते हैं तो क्या होते हैं, अभिलेख होते हैं, वो पत्थर या धातु जैसे कि तांबा हो गया, पीतल हो गया, इस पे लिखे जाते थे, यानी कि अपेक्षाकृत कठोर सतह पर लिखे जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं अभिलेखों का प्रयोग कहाँ होता था। तो इनका प्रयोग प्रायः राजा रानियों तथा आम जनता अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाने के लिए करते थे, यानी कि राजा रानी जो भी उन्होंने इम्पोर्टेंट काम किए, जैसे लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जो भी कुछ किया उसको क्या लिखवाने के लिए, अपना विवरण देने के लिए, उन कामों को जनता में आम लोगों में बताने के लिए अभिलेख लिखवाते थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 2050 वर्ष पुराना अशोक का एक अभिलेख कांधार, यानी कि कांधार वर्तमान में क्या अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। ये यूनानी तथा आरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों में तथा भाषाओं में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 2250 वर्ष पूर्व अशोक का एक अभिलेख कहाँ से मिला है, तो कांधार से मिला है। और कांधार वर्तमान में किस जगह पे है, तो अफगानिस्तान को बोला जाता है। और ये अभिलेख किस भाषा में था, तो यूनानी तथा आरामेइक लिपि में नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में था। नेक्स्ट देखते हैं अब हम स्रोत के बारे में। स्रोत शब्द, तो स्रोत शब्द क्या होते हैं, पांडुलिपि अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का यूज करते थे। तो जो भी पांडुलिपि अभिलेख तथा पुरातत्व से जानकारियां उनको मिलती थी, जैसे अगर किसी को अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो वो उस टाइम की पांडुलिपियां, जैसे कि अभी बताया, पांडुलिपि क्या होती थी, हाथ से लिखी गई। और अभिलेख यानी कि जो भी अशोक ने स्मारक बनवाए होंगे उस पर जो अभिलेख उत्कीर्ण करवाएंगे, या पुरातत्व जानकारियां जैसे कि उनके महल वगैरह, या फिर उस टाइम की कुछ चीज़ें जैसे घड़े वगैरह, इस प्रकार की चीज़ों से क्या करते हैं इतिहासकार, उस टाइम की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, स्रोत कहा जाता है, स्रोत शब्द। नेक्स्ट देखते हैं इतिहासकार तो उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका। नेक्स्ट देखते हैं तिथियों का क्या मतलब है। तो देखते हैं वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म की तिथि के 2000 वर्ष के बाद से है। तो अगर 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य क्या है, ईसा मसीह के जन्म की तिथि के 2000 वर्ष के बाद से है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी कि ईसा से पहले, ईसा के जन्म के पहले के रूप में जानी जाती है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की तिथियों को क्या कहा जाता है, ईसा पूर्व। नेक्स्ट देखते हैं इतिहास और तिथियां। तो अंग्रेजी में बीसी यानी बीसी को हिंदी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य क्या है, बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व। नेक्स्ट देखते हैं अंग्रेजी में एडी, हिंदी में ईसवी का तात्पर्य क्या है, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। तो अंग्रेजी में एडी और हिंदी में क्या, ईसवी का तात्पर्य क्या है, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, यानी कि जिस वर्ष में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं एडी एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। तो एडी किससे बना है, एनो डोमिनी नामक दो लैटिन भाषा के शब्दों से बना है। नेक्स्ट देखते हैं कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। तो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में जरूर रखें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सीई अक्षर का प्रयोग कॉमन एरा के लिए होता है, बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है, और विश्व के अधिकांश देशों में यही कैलेंडर यूज होता है, यानी कि जो कैलेंडर हम अभी यूज करते हैं वो क्या है, ईसा मसीह वाला कैलेंडर है, वही क्या होता है, अधिकांश देशों में यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। तो हम जो अभी कैलेंडर यूज करते हैं इस टाइम पे, उसका यूज करना इंडिया में कब शुरू हुआ था, तो 200 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंग्लिश में बीपी अक्षर का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले के लिए होता है। तो ये 6th क्लास की हिस्ट्री की बुक का फर्स्ट लेसन था, और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट था वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड, यानी कि जो अभी पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो आप देखना कि आपके इसमें से आपको कितना समझ में आया, आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 8000 वर्ष पूर्व कहाँ लोगों ने सबसे पहले गेहूं जौ जैसी फसलों को उगाया तथा पशुओं को पालतू बनाया। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, उत्तर पूर्व में गारो खासी पहाड़ियों में, ऑप्शन बी क्या है, बिंद पहाड़ियों में, ऑप्शन सी क्या है, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कृथर पहाड़ियों में, ऑप्शन डी क्या है, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कृथर पहाड़ियों में। एक क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं, तो आप जो भी इम्पोर्टेंट था आप देखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और आपको कितना समझ में आया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में किसका विकास हुआ। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर पहला ए क्या है, नगरों का, ऑप्शन बी क्या है, कृषि का, ऑप्शन सी क्या है, चावल का, ऑप्शन डी क्या है, गेहूं तथा जौ का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने अभी जो पढ़ा है आपको कितना समझ में आया क्वेश्चन करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों झेलम, ब्यास, सतलज के किनारे 4700 वर्ष पूर्व किसका विकास हुआ। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, नगरों का, ऑप्शन बी क्या है, मगध का, ऑप्शन सी क्या है, नदियों का, ऑप्शन डी क्या है, कृषि का। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नगरों का। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि नगरों का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, गंगा तथा इसकी सहायक नदी तथा समुद्र के तटवर्ती इलाकों में कितने वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, 10,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी क्या है, 2000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी क्या है, 2500 वर्ष पूर्व यानी कि 2500 वर्ष पूर्व, ऑप्शन डी क्या है, 5000 वर्ष पूर्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 2500 वर्ष पूर्व। क्या हुआ, गंगा तथा इसकी सहायक नदी और समुद्र के तटवर्ती इलाकों के किनारे नगरों का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी तथा इसके पूर्व में स्थित प्रदेश को क्या कहा। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, हिंदू, हिंदुस्तान तथा भारत, ऑप्शन बी क्या है, हिंद, हिंदोस तथा इंडिया, ऑप्शन सी क्या है, हिंदोस, इंदोस तथा भारत, ऑप्शन डी क्या है, हिंदोस, इंदोस तथा इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, हिंदोस, इंदोस तथा इंडिया का यूज किसने किया, ईरानियों और यूनानियों ने किया था। किसके लिए, भारत के सिंधु नदी और इसके पूर्व में स्थित प्रदेश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर पश्चिम में रहने वाले भरत नाम के समूह का उल्लेख किस कृति में किया गया है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला ए क्या है, ऋग्वेद में, ऑप्शन बी क्या है, सामवेद में, ऑप्शन सी क्या है, यजुर्वेद में, ऑप्शन डी क्या है, महाभारत में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर
ए होगा ऋग्वेद में। और कब? 3500 वर्ष पुरानी यानी 3500 वर्ष पुरानी कृति है क्या? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजी में एडी, हिंदी में ईस्वी का तात्पर्य क्या है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिफोर क्राइस्ट। ऑप्शन बी क्या है? एनो डोमिनी। ऑप्शन सी क्या है? ईसा मसीह के जन्म के वर्ष। ऑप्शन डी क्या है? बिफोर कॉमन एरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष को क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में एडी और हिंदी में ईस्वी। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और आप इसी प्रकार से अपनी प्रिपरेशन करें, तभी आप एसएसटी का अच्छे मार्क्स से पेपर पास कर सकते हैं। थैंक यू।